महाराष्ट्र में आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस का कैबिनेट मंत्रालय गठित हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अभी कहीं ना कहीं दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरफ से महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो मंत्री बनाए गए हैं, उनकी तरफ से शपथ पत्र लिया गया है कि 2.5 साल तक ही मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए लोगों को, नए चेहरों को यहां पर मौका दिया जाएगा। अब इसके पीछे देखा जाए तो दो सियासी मायने नजर आते हैं। एक तो ये कि देवेंद्र फडणवीस को शायद यहां पर 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े, और दूसरा ये कि अपनी पार्टियों में बगावत को रोकने के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कदम उठाया है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं ये फैसला अजीत पवार का, एकनाथ शिंदे का कि 2.5 साल तक ही मंत्री जो हैं ये रह पाएंगे, उसके बाद विस्तार दोबारा होगा? क्या ये देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी को हिलाने का एक जो है दाव खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर अपने संगठनों को बचाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, बड़ा अपने आप में अजीबोगरीब ये फैसला नजर आता है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में शायद इससे पहले इस तरह की बात से निकल के सामने आई। क्योंकि आप देखें कि मुख्यमंत्री को लेकर तो जरूर इस तरह की बातें आती हैं, फिर डिप्टी सीएम होते हैं उनको लेकर इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन मंत्री का कार्यकाल 2.5 साल का होगा, ये अपने आप में बड़ी अचरज करने वाली बात हो जाती है कि क्या, जैसा आपने कहा भी कि क्या यहाँ पर संगठन को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र भोंडेकर ने तुरंत इस्तीफा दे दिया है कि भाई मैं इस समय शिंदे गुट का हिस्सा नहीं रहूंगा। तो अपने आप में ये दिलचस्प मामला हो जाता है कि यहाँ पर अंदर खाने में क्या कोई ऐसी बड़ी आपस में सिर फुटबॉल वाली स्थिति बनी हुई है, इसको ढांपने का, छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है, लगभग महीना भर गुजरने को है, लेकिन अभी भी महायुति का जो तालमेल है वो कहीं से भी बनता हुआ नजर नहीं आता। आप देखिए, चुनाव होने से पहले तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि भाई हमारे अंदर कोई खटास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब वो खटास जो है उभर के सामने आने लग गई। पहले सीएम पद को लेकर तमाम तरह से माथापच्ची होती रही, चलिए सीएम पद निपटा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री को लेकर कभी श्रीकांत का नाम सामने आया, कभी शिंदे का नाम सामने आया, खैर वो भी कह सकते निपट गया। लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर दिनेश जी, जिस तरह की चर्चाएं और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो ये बताता है कि 2.5 साल और 2.5 साल यानी कि 5 साल में 2 बार आपके कार्यकाल बदल जाएंगे, यानी कि 2.5 साल आप मुख्य जो मंत्री रहेंगे तो 2.5 साल कोई और मंत्री रहेगा। तो क्या ये जो अपने आप को बचाने की, सरकार को बचाने की कोशिश है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी मंत्री बनते हैं, जाहिर बात है कि देखिए दिनेश जी, कोई मंत्री ऐसा होता है जो कार्य बेहतर नहीं कर पाता है, कार्य को ठीक ढंग से आगे लेकर नहीं जा पाता है, तो उसकी जगह पर कोई और मंत्री बनाया जाता है, या असामयिक किसी का निधन हो जाता है, या पार्टी छोड़ देता है, तमाम ऐसे कैसे चीजें हैं। लेकिन इस तरह से कहना कि भाई 2.5 साल तक आप हो, 2.5 साल के बाद आप नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप ये चेतावनी दे रहे हो कि भाई 2.5 साल तक ही आपको मौका दिया जा सकता है, इसके बाद आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक निगेटिव मैसेज भी जाएगा जनता के बीच में कि भाई आपने तो आपको जो है सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया, लेकिन आप तो यहाँ पर सौदेबाजी करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल जी बड़ा कारण बन जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एकनाथ शिंदे और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच काफी दूरी मंच पर देखने को मिली। एकनाथ शिंदे अलग बैठे हुए नजर आए, यहाँ पर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के पास में बैठे नजर आए। तो क्या ये दिल की दूरियां दिखाई देती है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट इसी तरीके की है? देखिए, बिल्कुल, और जो दूरियों की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि ये दूरियां तो अब दिनेश जी लगातार बढ़ती जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो शिंदे रहे नहीं। लाख उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम पर आप चुनाव जीते हो, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने जमीनी स्तर पर इतनी योजनाएं लागू की है, उसका फायदा आपको मिला है। लेकिन बीजेपी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय 130-32 विधायक है, और साथ में जिस तरह अजीत पवार, आपने सही बात को पकड़ा, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लगभग पास बैठे हुए हैं, और वहीं शिंदे की बात करें तो 3-4 कुर्सी छोड़कर बैठे हुए, तो ये अपने आप में बताता है कि साथ तो चल रहे हैं मगर एक साथ नहीं है। और ये आने वाले दिनों में कहने के संकट की घड़ी देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऊपर ला सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने में बड़े कह सकते हैं आगे रहते हैं। आपको याद होगा 2020 में किस तरह सुबह सुबह उठ के शपथ ग्रहण समारोह में चले गए, शपथ ले लिया, लेकिन उसके 8 दिन के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। कुछ ऐसी कह सकते स्थिति कहीं यहाँ पैदा ना हो जाए, क्योंकि शिंदे गुट से जिस तरह से इस्तीफे की सिलसिला शुरू हुआ है, कहीं अजीत पवार गुट में न चला जाए और कहीं बीजेपी के भी लोग यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आ जाए। तो महायुति के पास संख्या बल तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर आपस का तालमेल बिगड़ा तो यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है वो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आएगी। अमन जी, मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा जिसको केंद्र सरकार की तरफ से
विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की तरफ से जोर दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है कि जल्द से जल्द हम वन नेशन वन इलेक्शन को यदि इम्प्लीमेंट कर पाए तो देश के विकास के लिए एक अच्छा कदम होगा। हाँ। क्या इसी चीज को यहाँ पर भांपते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने जो 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया है? क्योंकि यदि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उस वक्त पर सहमत नहीं हो पाते हैं 2.5 साल की, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ से ये बयानबाजी सामने आ रही है कि फिर क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका महत्व कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल जो यहाँ पर अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो जाहिर बात है कि चर्चाएं तो चल रही हैं और सब दल का अपनी अपनी कह सकते हैं इसके ऊपर जो मंथन है, विचार है, वो रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश जी कि क्या ये व्यवहारिकता में आ सकता है, क्या हम इसको इंडिया जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लेकर आ सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध कह सकते हैं देश माना जाता है। और यहाँ पर अगर ये स्थिति बनती है, चूंकि हम हरियाणा महाराष्ट्र की बात करें तो जाहिर बात है कि चलिए अगर महाराष्ट्र में महायुति सरकार बन गई, लेकिन कल की डेट में या मान लीजिए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद अगर यहाँ पर आपस में तालमेल टूटता है तब इसका क्या परिणाम होगा? क्या वापस इलेक्शन होंगे? क्या वापस देश भर का दोबारा इलेक्शन? तो ये तमाम चीजें जो है दिनेश जी वो व्यवहारिकता में नहीं नजर आती है और यही बात है जो लगातार उठती हुई दिखाई पड़ती है। अब देखिए सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मंडे यानी कल इसको संसद की पटल पर रखा जाएगा, लेकिन अब कहा जाता है कि बाद में रखा जाएगा। तो अभी सरकार भी कन्विंस नहीं है, हालांकि कैबिनेट की मंजूरी तो मिली है लेकिन अभी सरकार कन्विंस नहीं है कि उसको रखा जाना चाहिए। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर 2.5 साल का जो कार्यकाल की बात की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि क्या सरकार के अंदर कोई डर पैदा है? क्या शिंदे गुट और पवार गुट कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए से हैं कि कहीं बीजेपी एक तरीके से उनको दलों को तोड़ती हुई नजर ना आ जाए? क्योंकि आप देखिए कि जिसको 2.5 साल का मौका मिलेगा तो ये कहा जा सकता है कि भाई 2.5 साल आप बन गए तो 2.5 साल अब किसी और को मौका दी जाए। कि अगर हम बात करें कि लगभग 10 से 12 शायद शिंदे गुट की तरफ से और 10 शायद अजीत पवार गुट से, तो यहाँ से 20 बन सकते हैं 5 साल के अंदर और वहां से 24 लोग बन सकते हैं, यानी कि आधे आधे अपने जो विधायक को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर संतुष्ट करने वाली राजनीति हो रही है या वाकई में महाराष्ट्र का विकास ये लोग चाहते हैं? क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण नजर आते हैं दिनेश जी, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें विकास की कहीं से भी कोई उम्मीद की गुंजाइश नजर आती है। यहाँ पर अपना हित साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार गुट, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा इस फॉर्मूले के बाद? क्या कोई यहाँ पर पैचअप की कंडीशन शिंदे के साथ और अजीत पवार के साथ नजर आएगी? बिल्कुल दिनेश, राजनीति में कभी भी हम देखते हैं कि कोई दुश्मनी और दोस्ती जो है वो परमानेंट हमेशा के लिए नहीं होती। शिंदे अगर शिवसेना गुट से नाराज होकर बाहर हुए तो फिर कह सकते हैं कि उनको मनाकर वापस भी लाया जा सकता है। तो संभावनाएं हर जगह बनी हुई है और बीजेपी को भी ये पता है कि शिंदे जिस तरह से गुस्सा है, जरूर उद्धव ठाकरे गुट चाहेगा कि उनको मनाया जाए, वापस अपने खेमे में लेकर आया जाए। क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट के जाने के बाद जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसके हाल भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो देखिए राजनीति में गुंजाइश बनी हुई है और शिंदे जिस तरह नाराज है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर उनकी घर वापसी भी हो सकती है। और एक नाम और ले लीजिए आप अजीत पवार का, क्योंकि वो भी लगातार शरद पवार के संपर्क में है, जन्मदिन में बधाई देने घर पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि रिश्ते के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, मेरे चाचा हैं वो, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में जो समीकरण है ये बीजेपी को डराने वाले, इसीलिए बीजेपी फूंक फूंक कदम रख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल से पहले ही देवेंद्र फडणवीस को सत्ता को गंवाना पड़ जाए। बिल्कुल, 5 साल से पहले ही कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को अपना बोरिया बिस्तर समेटना ना पड़ जाए। कहीं ऐसा करने की तैयारी में तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक दाव खेला गया है, 2.5 वर्ष तक मंत्रिमंडल ये रहेगा, उसके बाद विस्तार कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय जरूर बन गया है। और देखना ये होगा कि चुनौतीपूर्ण सरकार को किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस 5 साल के कार्यकाल के दौरान पूरा चला पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।